Hi friends, I'm Deepak Gadaria and I welcome all of you on Akshay Academy YouTube channel. Guys, हम यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि सीबीएसई ने हमें दिया है 2022-23 के सेशन के लिए। तो इसमें हम सेक्शन ए का जो हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो यहाँ पे डाल दे रही हूँ, आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और गाइज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या फिर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, और गाइज अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, in a Young's double slit experiment, the path difference at a certain point on the screen between two interfering waves is 1/8 of the wavelength। ये कह रहे हैं बच्चों कि यंग्स का डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आपको ध्यान होगा और उसमें क्या है पाथ डिफरेंस। आप जानते हैं पाथ डिफरेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर, और पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कोई पॉइंट है उस पे जो पाथ डिफरेंस दिया है दो इंटरफेयरिंग वेव के बीच में, दैट इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। दिस इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ एंड सपोज द वेवलेंथ इज लैम्डा, और अगर ये वेवलेंथ लैम्डा है सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 8। दैट मींस वी आर saying that delta x is equal to lambda upon 8। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पाथ डिफरेंस। अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी यानी कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपको क्या देखना है, इंटेंसिटी जो है वो देखनी है क्या है, इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, और इसका रेशियो लेना है आपको किससे, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और ये रेशियो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गाइस यू नो वेरी वेल दैट जो इंटेंसिटी होती है आई, दैट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। ये हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि डेल्टा 5 यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा 5 दिस इज इक्वल टू द फेज डिफरेंस। ये हमारे पास फेज डिफरेंस के इक्वल होता है जिसका फॉर्मूला होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, एंड पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो गाइस यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है, हम इसको अप्लाई करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 8। सो यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं लैम्डा बाय 8। लैम्डा से लैम्डा एंड 2 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, देन वी विल गेट हियर π/4। सो डेल फाई this is equal to π/4 and we need del phi/2, that means it will be π/8। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया है del phi/2 का। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब इसमें यहाँ पुट करेंगे then we will get I is equal to I naught cos square del phi/2 की जगह हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, π/8। ठीक है, अब since we want to calculate intensity at that point and we are supposing here the intensity at that point is I, okay, and intensity at the center of the bright fringe it is maximum। यहाँ पे maximum होती है, that means it is I naught। तो हमें ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो गाइस अब देखो यहाँ पे आपके पास I naught किसके इक्वल हो गया, I naught को नीचे ले आइए, that is equal to cos square π/8। ओके, अब आपके पास cos स्क्वायर π/8 आपको अगर आप कैलकुलेट करिए, मतलब देखिए सिंपली तो ये इसकी वैल्यू होती है 22.5 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू हमें अच्छे से याद होती नहीं है, हमें तो cos 45 डिग्री तो फिर भी एक बार को याद है, जो इसका डबल होता है हमें याद है ना। तो बस हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एंड यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना। तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। कैसे, आप देखो 2 cos स्क्वायर, अगर थीटा की जगह में 22
22.5 डिग्री रख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2 हो जाएगा किसका, 22.5 डिग्री का, और 22.5 डिग्री का हो गया, दैट मींस इट इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि आपको ना ये क्वेश्चन जो वैल्यू है ये या तो होती नहीं है और क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो आप करेंगे क्या, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 प्लस cos 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री ये वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए बेटा। 1/√2 को जब आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज इक्वल टू 1/1.414, ठीक है, एंड सो ऑन 213 आगे तक बहुत कुछ आता है। लेकिन आपने पढ़ा है एसी वाले चैप्टर में, हमने 1/√2 की डायरेक्ट वैल्यू पढ़ रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू होती है 0.707 होती है, आपने पढ़ी हुई है ना वहां पे, इसलिए मैं आपको वहां से एक बार याद दिला रही हूँ। तो ये हो गया 1.707, किसकी वैल्यू, 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री की। तो बेटा आपके पास cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री दैट मींस π/8, तो मैं π/8 लिख देती हूँ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.707 तो है ही, और अपॉन में आप क्या कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ बाकी का, ठीक है। तो cos स्क्वायर π/8 हमें क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड कर दो, 0.28 is 16, 2 5 are 10, और फिर 2 3 are 6 एंड सो ओके, और 2 3 are 6 आगे भी कैलकुलेट करोगे तो 5। तो गाइस आपके पास I/I0 दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/8 एंड दिस इज इक्वल टू 0.8535। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, सो 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल सरफेस के लिए, मेटल सरफेस के लिए इसका मतलब मेटल सरफेस है, उस पर आप जो एनर्जी, जो आप कितनी एनर्जी दोगे ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट कर सके, ठीक है, और वो मूव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो एनर्जी है वो यहाँ पे कितना गिवन है, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू दिस। अब सिंस इट इज अ वर्क फंक्शन सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल, ओके। और जूल में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो बच्चा आप अच्छे से जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज। आप कंफ्यूज मत हुआ करना, जैसे कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो बेटा जहाँ पे ईवी दिया हुआ है, ईवी का मतलब आपको ई की वैल्यू को यहाँ पे रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास किसमें आ जाएगी वैल्यू, जूल में। अब आपसे ये आगे कह रहे हैं द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल सरफेस इज। अब आपने क्या कहा कि मेटल सरफेस है, आप उसको एनर्जी दोगे, ठीक है, और एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। तो उस कंडीशन में जब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, मिनिमम जो भी एनर्जी है यहाँ पे, तो उस समय वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो गाइस यू नो वेरी वेल दैट फाई दैट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमें लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एंड दैट इज अवर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओके। दिस इज अवर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज हमें पता है वो अप्लाई कर देते हैं, लैम्डा दैट इज इक्वल टू h, और गाइस यू नो वेरी वेल h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ओके। c is the velocity of light and velocity of light that is equal to 3 into 10⁸8 meter per second, and phi that is given 4.14 into 1.6 into 10⁻⁻19। अब हम इन सबको सॉल्व करते हैं, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज मत होना है। देखो यहाँ पे बहुत इजी मेथड से सॉल्व होगा। ये 6.6 है, इसको एज इट इज रख दो, 3 को यहाँ ले आओ, 10⁻⁻34 है और ये प्लस का 8, इसको सॉल्व किया तो -26 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, कैरी हो गई 6, 16 1 जा 16, 16 एंड 6 हो गया 22, ओके। फिर 16 4 जा 24 और 2 हो गया 66 और पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, सॉरी 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटू 10⁻⁻19। अब देखो ये 6.6 है और ये भी अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट देखें तो 6.6, ऑलमोस्ट ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻26 है, -19 वाली पावर जब ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7,
ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन तो ऐसे दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में। तो एंगस्ट्रॉम के लिए 10 की पावर 10 चाहिए होती है माइनस में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी हाँ माइनस में आप लेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10 चाहिए। इसका मतलब जो 3 है वो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 से ऐसे कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे ये इसको डिवाइड भी कर दिया। तो 3 इंटू 10⁻³ हमारे पास हो जाएगा 3000 और 10⁻−10 की वजह से हम इसे बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। आपको आउटर इनरमोस्ट जो है वो रेडियस गिवन है R1। दिस इज इक्वल टू 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर इन क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द n is equal to 3 ऑर्बिट इज। आपको बेटा यहाँ पे ये जो रेडियस है ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दी हुई है, n is equal to 1 के लिए, ठीक है। और अब आपसे ये पूछी है कि n is equal to 3 के लिए रेडियस क्या है। दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट हियर Rn एंड Rn में आप वैल्यू अप्लाई करेंगे 3 की, तो R3 आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आपने पढ़ा है Rn is equal to n² R1। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी हमें यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है उनकी जो रेडियस चाहिए उसके लिए मतलब हमें R1 चाहिए और फिर हम n² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो n is equal to 3 दैट मींस R3 is equal to 3² into R1। 9 into that is equal to 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। सिंपल सा मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 2 हो गया, 9 4 जा 45 एंड 2 हो गया 47 into 10⁻⁻11 मीटर एंड दिस इज अवर देखो यहाँ पे 47.7 आया है और क्वेश्चन हमें 10 की पावर -10 में दिया हुआ है, तो हमें इतना थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये 10 की पावर -10, ठीक है, 10 की पावर -1 यहाँ पे एक्स्ट्रा है और जब 10 की पावर -1 एक्स्ट्रा है तो हम इसको ये जो ऐसे है हम इसको नीचे ले आते हैं, तो नीचे आएगी तो ये पावर प्लस में हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -10। ये बेसिक है, कई बार कुछ बच्चों को नहीं पता होता है इसलिए उनके लिए सॉल्व करा रही हूँ। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.77 into 10⁻⁻10 मीटर एंड दिस इज आवर फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 12, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। नंबर 13 और इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस इज नॉट ट्रू। हमें ये बताना है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ओके, नॉट ट्रू। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू 0 as their distance is more than a few femtometers। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी 2 न्यूक्लियॉन्स है जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन है यहाँ पे, अगर इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कुछ फेम्टोमीटर से क्या हो जाती है यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये तो सही बात है, ये मतलब ऑलमोस्ट नीचे एकदम से कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाती है, फेम्टोमीटर से ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड, न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलाम्ब फोर्स। ये सही नहीं है ना, क्योंकि कूलाम्ब फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स होता है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्स। जो कूलाम्ब फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और वो थोड़ा वीक होता है, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी मीटर and repulsive if they are separated by distance less than 0.8 फर्मी मीटर। यानी कि 0.8 फर्मी मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, उससे ज्यादा डिस्टेंस है तो अट्रैक्टिव है और कम डिस्टेंस होने पर क्या हो जाते हैं, रिपल्सिव होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि रिपल्सिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव उनके जो यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स हो जाता है उस पर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपल्स कर देते हैं। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। हाँ जी, बिल्कुल सेम है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये फिगर बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। इसमें कॉन्सेप्ट है इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V1 इज 40 वोल्ट, V1 यानी कि ये वाला, इस वाले वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो 40 वोल्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ V1 दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट।
देन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2 इज, आपको V2 की रीडिंग बतानी है, ये यहाँ पे क्या है। देखो बहुत एक मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपके पास R है, ये आपके पास L है और ये आपके पास C है, ठीक है। LCR सर्किट अब हमारे पास है। इस LCR सर्किट के अंदर जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है V नॉट साइन ओमेगा t, ये आपको याद है ना। और ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50√2 साइन ओमेगा t। अगर आप कंपैरिजन करें इन दोनों का तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है V नॉट वो मिल जाती है कितना, वोल्टेज 50√2, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये तो यहाँ पे अभी हमने बात की किसकी, इनपुट वोल्टेज की। नाउ वी आर सीइंग दैट इट इज अ LCR सर्किट, और LCR सर्किट में अगर आप देखो तो V2 जो है यहाँ पे किस वोल्टेज मेजर करेगा, रेजिस्टेंस का, और V1 मेजर करना है L और C का, ठीक है। तो जब LCR सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है VRMS स्क्वायर, ठीक है, VRMS स्क्वायर, और यहाँ पर ये सबकी वोल्टेज लेगा, ठीक है। इसकी वोल्टेज है V2, तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर वोल्टेज है V1, तो ये हो जाता है V1 स्क्वायर। दैट मींस VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। मैंने यहाँ पर V2 लिखा हुआ है पहले, तो V2 लिख दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि VRMS किसके इक्वल है, मतलब आपको VRMS की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे VRMS कैलकुलेट करेंगे, और गाइस VRMS का फॉर्मूला होता है V नॉट अपॉन √2। V नॉट जो आपने पीक वोल्टेज ली दैट इज इक्वल टू 50√2। अगर आप ये यहाँ पे रखेंगे 50√2 और अपॉन √2 से √2 कैंसिल, सो VRMS हमें मिल गया है 50 वोल्ट, ठीक है। ये हमें मिल गया 50 वोल्ट हमारे पास। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए वैल्यू, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ VRMS एंड, और किसकी वैल्यू गिवन है V1 इन इक्वेशन नंबर, हम इसको कोई भी इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। तो आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कीजिए। VRMS है 50, तो हम यहाँ पे 50 का स्क्वायर करेंगे और V2 हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर कैलकुलेट करना है, V1 हमें 40 गिवन, ठीक है। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 50 का स्क्वायर है, 40 स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 50 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2500, और ये 1600 माइनस किया 900, दैट मींस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 900, सो V2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट, और ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया है, लेट मी चेक इट, या ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। सो गाइस ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 14, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, the electric potential V as a function of distance x is shown in the figure। आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया हुआ है, और इस फिगर में ये जो V और x पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ना एक ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। The graph of the magnitude of the electric field intensity E as a function of x is, और इस ग्राफ के बेसिस पे अब आपसे ये कहा है, भाई देखो ये तो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में है ना, फिर इन्होंने कहा कि इस ग्राफ के बेसिस पे आप बताइए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। तो गाइस आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपको सोचना है। और देखो ग्राफ के कॉन्सेप्ट में मुझे पता है कि कुछ बच्चों का ग्राफ काफी वीक होता है, मतलब उनको बेसिक जो है वो क्लियर नहीं होता। आज इस सॉल्यूशन में आप एकदम बेसिक नॉलेज लेंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको, परंतु आपको देखना जरूर होगा। तो अब इसमें हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ये हम देखते हैं कि ये 3 सेक्शन में है ग्राफ, है ना। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, और ये थर्ड सेक्शन। हम फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हम 0 to 2 डिस्टेंस तक ले रहे हैं, है ना, 0 to 2 डिस्टेंस तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम देख लेंगे हमारा जो पोटेंशियल है वो जब डिस्टेंस 0 है तो वो 0 है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ना, और एकदम ऐसे हो रहा है जैसे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्टेंस के। क्लियर। सो इस कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अब ये प्रोपोर्शनल है तो v का जो वैल्यू होगा वो ऐसे होगा kx, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो k आ जाता है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -dv/dr। r होता है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्टेंस x ले रहे हैं ना, तो हम इस r की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे, dx लेंगे, ठीक है। और v की वैल्यू हमारे पास क्या है, k
के एक्स, तो आप इसको अप्लाई कीजिए माइनस डी अपॉन डी एक्स और ये हो गया के एक्स। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा यानी कि माइनस के, और जो x है x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया माइनस के। तो आपको e की वैल्यू मिली माइनस के, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिली, और कांस्टेंट में वैल्यू भी आपके पास कैसी है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू यानी कि e की वैल्यू नेगेटिव होगी और कैसी होगी कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये तो हो गया 0 से लेकर 2 तक का कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड सेक्शन में हम बात कर रहे हैं 2 से लेकर 4 डिस्टेंस की, 2 to 4 डिस्टेंस। अब 2 to 4 डिस्टेंस में देखो पोटेंशियल यहाँ पे है, तो ये पोटेंशियल यहाँ पे कैसा है कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये हो गया कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट है। और बच्चा जब ये कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर e की वैल्यू जब आप माइनस dv अपॉन dx करोगे, दैट मींस माइनस d अपॉन dx, और यहाँ पे v की जगह आप क्या अप्लाई करेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये हो गया आपके पास 0। और थर्ड सेक्शन जो है उसमें 4 to 6 में, ठीक है, थर्ड सेक्शन में 4 to 6 में आप देखो v की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, मतलब यहाँ पे जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है आपका जो वोल्टेज है, जो आपका पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और जब वो डिक्रीज होगा तो मतलब इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव एक्स और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस एक्स, तो इट मींस v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस के एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू मतलब सेम कॉन्सेप्ट में ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वैल्यू और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब हम e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे माइनस d अपॉन डी एक्स और v की जगह माइनस के एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो भी कैसी आएगी कांस्टेंट। तो अब हमें ये तीनों कंडीशन जो है वो इन चारों ग्राफ में से देखनी है कि ये हमारे पास हमें यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम देखो 0 से 2 तक में हमें कैसी वैल्यू चाहिए नेगेटिव, 2 to 4 में हमें क्या चाहिए 0 e की वैल्यू है ना, और 4 to 6 में हमें कैसी वैल्यू चाहिए पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है ना, e कांस्टेंट आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, 0 से लेकर 2 तक आ रहा है, फिर 2 से लेकर 4 तक कुछ नहीं है ना, यहाँ पे e की कोई वैल्यू शो नहीं कर रही है, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही है, इसका मतलब e यहाँ पर है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या हो गया e इज इक्वल टू 0, और 0 यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो, सॉरी 0 हो गया, अब बचा क्या पॉजिटिव, और ये हो गया पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, ये देखो ये हो गया यहाँ पे प्लस e, ये माइनस e, और यहाँ पर e इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट बनता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ये देखो ये 4 वोल्टेज तक 4 डिस्टेंस तक ये कंप्लीट हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब अगर आप माइनस की गड़बड़ कर जाओगे तो फिर आपको थर्ड ऑप्शन को टिक कर दोगे, तो माइनस का भी आपको ध्यान रखना है, e की वैल्यू होती है माइनस dv अपॉन dr, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ नेगेटिव की जगह क्या हो गया पॉजिटिव, अगर माइनस की गड़बड़ कर दी तो यहाँ कर दोगे, लेकिन माइनस की गड़बड़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट पे आप आ जाइए, यहाँ देखो 0 से 4 तक, ठीक है 0 से 4 वोल्टेज तक कह रहा है कि e पॉजिटिव है, जो पॉसिबल ही नहीं है हमारे इस ग्राफ को देखकर, क्योंकि 0 से 2 तक यहाँ पे इंक्रीजिंग है, 2 से 4 तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो फाइनली हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक हमारे पास यहाँ पे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है जिसको हम बोलते हैं असर्शन, ठीक है, और एक उसका रीजन दिया होता है जिसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, और हमें इन दोनों को यहाँ पे अच्छे से समझना है और फिर हमें ये आंसर देना है कि कौन सा सही है। अब जैसे कि मेरे कई बार एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ड्यूटी लगती है, तो मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है इन वाले क्वेश्चन में। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं करना, बस हल्का सा सोचना होता है। ठीक है, और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। बेटा यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, ये 16 से लेकर 18, 16, 17, 18 तीनों टाइप के क्वेश्चन है, और तीनों टाइप के ऑप्शन ए बी सी डी ये वाले हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि असर्शन भी और रीजन दोनों यहाँ पे ट्रू है, एंड आर इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, यानी कि जो रीजन दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। और सेकंड ऑप्शन में क्या है, ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही हैं,
बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीजन दिया हुआ है वो हमारे असलेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। एंड सी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, एंड डी में A is false and R is also false। तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम 16th क्वेश्चन जो है उसका असलेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले असलेशन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन डोपिंग, यानी कि जब भी आप डोपिंग करते हो सेमीकंडक्टर में तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम डोपिंग करते हैं किस लिए? इसीलिए ना, ताकि हम थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी बढ़ा सके सेमीकंडक्टर की। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि भैया आप अगर डोपिंग करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ठीक, मतलब इसका असलेशन हो गया सही। ये हम 16th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें रीजन पढ़े तो रीजन क्या कहता है? डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर। जो डोपिंग होती है वो कह रहे हैं कि हमेशा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको इंक्रीज करती है। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। क्यों? डोपिंग हम 2 टाइप की करते हैं, या तो हम क्या करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। और जब हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो पी टाइप में हमारे पास किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है? होल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे रीजन दिया हुआ है दिस इज फॉल्स। तो बेटा हमारा ए तो ठीक है, बट आर जो है रीजन जो है वो क्या हो गया है? फॉल्स हो गया है। ठीक है, सो सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे फिट बैठता है। क्या? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, ये हो गया 16। अब हम 17th को समझते हैं। 17th क्या कहता है? In an interference pattern observed in Young's double slit experiment, यानी कि Young's का double slit experiment है, उसमें if the separation between coherent sources as well as the distance d of the screen from the coherent sources both are reduced to 1/3, then the new fringe width remains the same। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके पास यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये d की जो वैल्यू है, d मतलब जो कोवेलेंट सोर्सेज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर उसको ये रिड्यूस करते हैं 1/3 यानी कि d/3 तक ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये बोल रहे हैं और कैपिटल D को भी ये यहाँ पर d/3 कैपिटल D/3 रिड्यूस कर रहे हैं। 1/3 इन्होंने रिड्यूस यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, देन द न्यू फ्रिंज विड्थ, तो जो न्यू फ्रिंज विड्थ है वो कैसी हो जाती है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिमेन्स द सेम। अब जरा चेक करें तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अगर आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो अब ये हमारे पास d डैश और d डैश हो जाएगा। ठीक है, तो जो d डैश है अब वो हमारे पास क्या हो गया है? d/3 हो गया है, और कैपिटल D डैश हो गया है हमारे पास d/3। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं लैम्डा, ये हो गया d/3 और ये d/3। तो ये लैम्डा d अपॉन d तो है, इसका 3 तो नीचे आ गया और ये वाला 3 ऊपर आ गया। 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या आया? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये तो यही है, सेम है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे असलेशन है वो तो कैसा हो गया है? सही हो गया। ठीक है, सेकंड इसका रीजन देखते हैं। रीजन कह रहा है फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। रीजन कहता है कि जो फ्रिंज विड्थ है बीटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। बट ये तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब बीटा जो है वो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के प्रोपोर्शनल होता है, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो रीजन हो गया फॉल्स। तो ए हो गया हमारा ट्रू और रीजन हो गया फॉल्स। तो इसका भी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, 16th क्वेश्चन का भी सी और 17th का भी क्या हो गया है? सी हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का लास्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 18th क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है assertion the photoelectrons produced by a monochromatic light beam incident on a metal surface have a spread in their kinetic energy। यानी कि जो यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम, और जब भी वो किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करती है, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो जाती है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी ये यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से बाहर आएंगे। ठीक है,
अब बाहर आएंगे और बाहर आकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट भी करते हैं, मोशन भी करते हैं। मोशन भी करते हैं, इसका मतलब हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी मिलती है, ठीक है, जिससे वो मोशन कर सके। तो ये तो ठीक कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे reason. The energy of electrons emitted from inside the metal surface is lost in collision with the other atoms in the metals. भाई ये भी होता है क्या कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक आधी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे भी, कोलिजन भी होगा, और कोलिजन होगा तो इसका मतलब एनर्जी लॉस भी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक है, जो एनर्जी लॉस हो गया यानी कि एनर्जी लॉस हो गई है इन कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल, ठीक है। तो इसका रीजन भी क्या हो गया है, सही हो गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका आपके पास एक्सेलरेशन भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है, और एक्सेलरेशन और रीजन दोनों ही ठीक है। तो A and R are true and R is the correct explanation of A. That means इसका जो आंसर होगा 18th क्वेश्चन का वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो ये हो गया है बेटा हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने मेहनत तो बहुत की है, मेरी मेहनत सफल भी होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।